एक ऐसी जंग जिसकी दुनिया भर में सबसे ज्यादा बात मिसाइल्स, जंगी तैयारों, फजाई हमलों, जवाबी कार्रवाइयों और तेल की आलमी मंडी पर पड़ने वाले असरात के हवाले से हो रही है। उसी जंग के अंदर एक खामोश कहानी भी चल रही, और वो कहानी उन अमरीकी फौजियों की है जो इस जंग के दौरान जख्मी हुए। अमरीकी फौज के अब अपने रिकॉर्ड से जो एदाद शुमार सामने आए हैं, उन्होंने ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाई की एक मुख्तलिफ तस्वीर दिखा दी। अमरीकी फौज के डिफेंस कैजुअलिटी एनालिसिस सिस्टम यानी डिकास के 20 अगस्त के अपडेट के मुताबिक फरवरी में जंग शुरू होने के बाद से मजमूई तौर पे 757 अमरीकी सर्विस मेंबर्स जख्मी हो चुके हैं, जबकि 18 अमरीकी एहलकार हलाक भी दर्ज हुए हैं। लेकिन इस खबर को सिर्फ एक अदाद समझ के आगे बढ़ जाना शायद इस पूरी कहानी के साथ इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि 757 जख्मियों का मतलब यह नहीं कि 757 फौजी लाजिमन ईरानी मिसाइल या ड्रोन हमलों में बराह रास्त जख्मी हुए। अमरीकी फौज के दस्तयाब रिकॉर्ड में हर जख्मी के बारे में यह तफसील मौजूद नहीं कि किस मकाम पर जख्मी हुआ, किस वाकई में जख्मी हुआ, किस हथियार से हुआ, या उस वक्त वो किस मिशन के ऊपर था। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ईरान के खिलाफ इस तवील फौजी मुहिम ने अमरीकी फौजियों को ऐसे माहौल में रखा है जहां खतरा सिर्फ दुश्मन के सामने मौजूद महाज तक महदूद नहीं रहा। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, इस कहानी को समझने के लिए पहले फरवरी की तरफ वापस जाना होगा। अमरीकी कार्रवाई का एक बड़ा मरहला 28 फरवरी को ऑपरेशन एपेक फ्यूरी के नाम से शुरू हुआ। कोई मामूली फौजी मश्क नहीं थी, ईरान के खिलाफ एक बाकायदा अमरीकी फौजी मुहिम थी। फजाई ताकत का इस्तेमाल हुआ, नित नए मिसाइलों का हुआ, बहरी वसाइल का हुआ, खत्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल किया गया। बाद में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने व्हाइट हाउस की एक ब्रीफिंग में इस ऑपरेशन को मई के आगाज में मुकम्मल करार दिया। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। 7 जुलाई से ईरान के खिलाफ अमरीकी हमलों का एक नया मरहला शुरू हुआ और 20 अगस्त तक के एदाद-ओ-शुमार में 339 अमरीकी फौजी एक्शन में जख्मी हुए। दिलचस्प बात यह है कि डिकास ने यह नहीं बताया कि उन 339 एहलकारों में से कितने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में बराह रास्त जख्मी हुए। तो एदाद का एक और पहलू ज्यादा तवज्जो तलब है। सिर्फ 11 अगस्त के बाद से मजीद 60 जख्मी एहलकार रिकॉर्ड में शामिल किए गए। उसका मतलब यह है कि कैजुअलिटी डेटाबेस में नुकसान का हिसाब अभी भी तब्दील हो रहा था और नए केसेस शामिल किए जा रहे थे। अब मौजूदा एदाद-ओ-शुमार को देखें। 757 के अदद को अमरीकी फौज की मुख्तलिफ शाखों में तकसीम करके हम देखते हैं। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक इन दोनों ऑपरेशंस में 587 आर्मी एहलकार, 86 नेवी एहलकार, 64 एयरफोर्स के और 19 मरीन जख्मी हुए। यानी सबसे ज्यादा नुकसान अमरीकी फौज यानी आर्मी के एहलकारों को पहुंचा। उसकी एक मंतकी वजह है, ईरान के खिलाफ जंग सिर्फ आसमान में नहीं लड़ी जा रही थी। खत्ते में अमरीकी फौजी अड्डे थे, फजाई दिफाई निजाम था, लॉजिस्टिक मराकज थे, बहरी तनसीबात थी, दीगर फौजी मकामात थे। उनमें हजारों अमरीकी एहलकार खदमात अंजाम देते हैं। जदीद जंग में एक फौजी के जख्मी होने का मतलब यह नहीं होता कि वह दुश्मन के सामने खड़े होकर गोली लगने से जख्मी हुआ। आज के मैदान में जंग के अंदर ड्रोन हमले होते हैं, मिसाइल हमले होते हैं, रॉकेट हमले होते हैं, बेस पर होने वाले हमले होते हैं, फजाई दिफाई कार्रवाइयां होती हैं, हादसात होते हैं और ऐसे बहुत से वाकयात होते हैं जो जंगी माहौल का हिस्सा होते हैं। इसलिए किसी भी कैजुअलिटी फिगर को समझने के लिए उसके पीछे मौजूद डेफिनेशन को देखना जरूरी होता है। अमरीकी एदाद-ओ-शुमार दिलचस्प भी हैं और महदूद भी हैं। पेंटागन ने जख्मियों की तादाद तो बताई, लेकिन यह नहीं बताया कि वो कहां, कब और कैसे जख्मी हुए। इसलिए इस वक्त किसी एक मखसूस ईरानी हमले को 757 जख्मियों का जिम्मेदार करार देना यह दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता यह जरूर कहा जा सकता है कि अमरीकी फौजी मौजूदगी और जंगी सरगर्मियों का हजम इतना है कि उसके असरात अब एक बड़े इंसानी कैजुअलिटी फिगर की सूरत में सामने आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि यह नुकसान अमरीका के लिए कितना अहम है। अगर आप सिर्फ 18 हलाकतों को देखें तो शायद किसी को यह तादाद बहुत बड़ी ना लगे, खास तौर पे एक ऐसी आलमी ताकत के लिए जिसके पास लाखों फाल और रिजर्व फौजी हैं। लेकिन फौजी जंग में हलाकतें और जख्मी अलग अलग मानी रखते हैं। एक जख्मी फौजी लाजमन मैदान जंग से हमेशा के लिए बाहर नहीं होता, लेकिन बाज जख्म ऐसे होते हैं जिनके बाद फौजी कई हफ्तों या महीनों तक इलाज, बहाली और दोबारा सेहतयाबी के मरहले से गुजरते हैं। इसके अलावा एक जख्मी एहलकार की जगह दूसरा एहलकार लगाना, यूनिट की रेडीनेस बरकरार रखना और मुसलसल ऑपरेशन जारी रखना, यह एक चैलेंज होता है। यानी मैं एक मिसाल देता हूं, अगर एक फौजी अड्डे पे एक हमला हो और दर्जनों एहलकार जख्मी हो जाए तो नुकसान सिर्फ उन अफराद तक महदूद नहीं रहता, उसी अड्डे पर मौजूद बाकी फौजियों को ज्यादा हिफाजती इंतजामात की जरूरत पड़ती है। कुछ सरगर्मियां मुतासिर हो सकती हैं, तिब्बी सहूलियात पर दबाव बढ़ सकता है
और कमांडर्स को अपने मामूल के ऑपरेशंस दोबारा तरतीब देना पड़ सकते हैं। यानी कैजुअलिटी सिर्फ एक इंसानी नुकसान नहीं है, वो ऑपरेशनल डिसरप्शन भी पैदा करती है। और यहां ईरान की जंग की एक खास पेचीदगी सामने आती है। ईरान के पास अमेरिकी फौज के मुकाबले में वो फजाई ताकत है ही नहीं जो रिवायती जंग में अमेरिका का मुकाबला कर सके। अमेरिकी फजाइये के पास जदीद जंगी तैयारे थे, अमेरिका के पास दुनिया का सबसे जदीद फजाई दिफा था, मिजल दिफा था, उसके पास तवील फासले तक मार करने वाले हथियार थे, खत्ते में कई दहाइयों से फौजी मौजूदगी का तजर्बा भी था। फिर ईरान कैसे अमेरिकी फौजियों को नुकसान पहुंचा सकता है? जवाब यह कि फासले को कम करना जरूरी नहीं है, खतरे को फैलाना जरूरी था। और ईरान के लिए सबसे मौसर रास्ता यह नहीं था कि वह अमेरिकी जंगी तैयारों का बराह रास्त मुकाबला करे। उसकी बजाय वो मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट और दीगर एसमेट्रिक तरीकों से अमेरिकी फौजी तनसीबात और खत्ते में मौजूद अमेरिकी एहलकारों पर दबाव डालता रहा। यही वो जंग थी जिसमें एक निस्बतन कमजोर फौज एक बड़ी फौज के लिए मुसलसल खतरा पैदा करती रही। यानी ऐसे है कि अगर एक मुल्क के पास दुनिया के बेहतरीन जंगी तैयारे, उन तैयारों को उड़ाने के लिए बड़े फौजी अड्डे, ईंधन, रनवे, रडार, कम्युनिकेशन, हजारों एहलकार थे, तो दुश्मन को लाजिमन उसके F-35 या किसी दूसरे जदीद जंगी तैयारे को मारने की जरूरत नहीं। वो उस पूरे निजाम के किसी कमजोर हिस्से को निशाना बनाकर भी ऑपरेशन की रफ्तार मुतासर कर सकता था। और ईरान ने इस जंग के अंदर यही कुछ किया। अमेरिकी फौज का असल फायदा सिर्फ उसका हथियार नहीं, उसका पूरा नेटवर्क था। लेकिन नेटवर्क जितना बड़ा हो, उसे महफूज रखना भी उतना ही मुश्किल होता है। एक तरफ अमेरिकी तैयारे ईरान के अंदर टारगेट पे हमला कर सकते थे, तो दूसरी तरफ खत्ते में मौजूद अमेरिकी एहलकार इस खदशे के अंदर रहे कि उनके अड्डे को जवाबन निशाना बनाया जाएगा। यही वजह है कि 757 जख्मियों का अदद सिर्फ एक कैजुअलिटी फिगर नहीं, बल्कि जंग के एक दूसरे रुख की तरफ इशारा करता है। अब जरा जंग के दूसरे रुख को देखें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया दिनों में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के साथ साथ एक बड़े मुआशी दबाव की बात भी की है। उनके उस मैसेज से वाज़ेह होता है कि वॉशिंगटन अब सिर्फ बॉम्ब और मिसाइल के जरिए ईरान पर दबाव डालने तक महदूद नहीं रहना चाहता। अमरीकी हिकमत अमली में मालियाती निज़ाम, तेल की तजारत, नकद रकम की मुंतकली, शिप रजिस्ट्रीज, फ्रंट कंपनीज, ईरान की तेल स्मगलिंग के रास्ते, उन सब को निशाना बनाया जाना है। और ट्रंप ने खबरदार किया कि ईरान के साथ तेल की स्मगलिंग, मालियाती लेन देन, एक्सचेंज हाउसेस, शिप रजिस्ट्रीज और फ्रंट कंपनीज के जरिए कारोबार को रोकना होगा। इसीलिए इसको इकोनॉमिक डी डे करार दिया और तमाम एलाइज को यह कहा कि वो अमेरिका के साथ खड़े हों। तो यहीं से मालूम पड़ता है कि वॉशिंगटन ईरान के खिलाफ दबाव को सिर्फ फौजी मैदान तक महदूद नहीं देख रहा, क्योंकि फौजी मैदान में उसका नुकसान हुआ है जो अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं है। यानी इसको ईरान के मुकाबले में रख के देखेंगे तो आप कहेंगे कि अच्छा, ईरान का इतना नुकसान हुआ तो अमेरिका का हो गया, तो क्या हुआ? अमेरिका का नुकसान उसकी सुपरमेसी को मुतासिर करता है। अमेरिका सिर्फ ईरानी कंपनी को अगर निशाना बनाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन ईरान की कंपनी किसी अमेरिका की दुकान को भी निशाना बना दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यह अमेरिकी ताकत का एक मुख्तलिफ रुख है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकतों में शामिल होने के साथ साथ आलमी मालियाती निजाम में गैर मामूली असर रखता है और अब वो उस महाज के ऊपर लड़ना चाह रहा है। डॉलर बैनुल-अक़वामी तजारत में मरकजी हैसियत रखता है, मानना पड़ेगा। अमेरिकी मालियाती इदारों तक रसाई दुनिया भर की कंपनीज के लिए अहम है, मानना पड़ेगा। और अमेरिकी पाबंदियां सिर्फ उस मुल्क तक महदूद नहीं रहती जिसे बराह रास्त सजा दी जा रही हो। ईरान ने गुज़श्ता कई दहाइयों में पाबंदियों के साथ रहने का एक पूरा तजर्बा हासिल किया है। यह माजी हमें बहुत कुछ बताता है। ईरान पर अमेरिकी पाबंदियां नई नहीं है। 1979 के ईरानी इनकलाब और अमरीकी यरगुमाली बहरान के बाद से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुसलसल कशीदगी का शिकार रहे। मुख्तलिफ अदवार में ईरान पे माली पाबंदियां लगती रहीं, तेल की पाबंदियां लगती रहीं, बैंकारी की पाबंदियां लगती रहीं, जौहरी प्रोग्राम की पाबंदियां लगती रहीं। 2015 के जौहरी मुआहदे यानी JCPOA के बाद कुछ पाबंदियां नरम हुई। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप उसमें से निकले और ईरान पर दोबारा सख्त पाबंदियां आयद कर दी। उसके बाद भी ईरान का निजाम खत्म नहीं हुआ। यही वो दलील है जिसे आज ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि ईरान पहले भी शदीद अमरीकी पाबंदियों का सामना कर चुका
और उन पाबंदियों ने भी ईरानी हुकूमत को खत्म नहीं किया, तो अब की बार आपके पास ऐसा नुस्खा कीमिया या तुरप का पत्ता क्या आ गया कि ईरानी तहजीब व तमद्दुन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो दोनों मुमालिक की सोच में बुनियादी फर्क है। वॉशिंगटन का ख्याल यह है कि अगर ईरान की आमदन के जराए, उसकी तेल की बरामदात, मालियाती रास्ते, बैनुल अक़वामी तजारत, उन पर इतना दबाव डाल दिया जाए कि हुकूमत के लिए अपनी पॉलिसी जारी रखना मुश्किल हो जाए, तो तेहरान को बिल आखिर अपनी पोजीशन तब्दील करना पड़ेगी। तेहरान की सोच इसके बिल्कुल बरअक्स है। तेहरान ये समझता है कि वो पहले भी पाबंदियों के साथ जिंदा रहा और अगर नई पाबंदियां लग जाएंगी तो उसे नए रास्ते तलाश करना होंगे। मसला यह है कि ईरान जितना पाबंदियों से बचने के रास्ते बनाएगा, अमेरिका उतना ही ज्यादा उन रास्तों को निशाना बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां पे सवाल यह है कि मुआशी बिल्ली और चूहे की दौड़ तो बन जाएगी, लेकिन वो जो नए रास्ते बनते चले जाएंगे वो लूप होल्स हैं जो अमेरिका के सामने आते चले जाएंगे। और इस पूरी कहानी में एक और मसला है जो शायद सबसे खतरनाक है, और वो स्टेट ऑफ हरमुज का रहेगा। दुनिया के लिए आबनाए हरमुज सिर्फ ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान समुद्री रास्ता नहीं रही, चौक पॉइंट बनी। और अभी ओमान के साथ ईरान ने मिलकर 7 किलोमीटर के एरिया को एक दरमियानी सतह का रास्ता तलाश करने के मुतबादिल के तौर पे देखा है। देखना यह है कि जो CIA के चीफ हैं, उन्होंने मॉस्को का जो दौरा किया है जिसमें ईरान के बारे में भी बात हुई है, वो ईरान पे एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे हुई है या ईरान को मुज़ाकरात की मेज पे माइल करने के हवाले से हुई है। 757 का आदाद जो है ये डोनाल्ड ट्रंप के मिड टर्म इलेक्शन में एक बहुत बड़े दबाव के तौर पे होगा। और 757 एहलकारों का जो अदद है वो मशरक़ वस्ता में बैठे हुए उन फौजी अमरीकी जवानों के लिए भी एक नफ्सियाती मसला बन चुका है, जो ये सोच रहे हैं कि इस जंग में इस तरीके से नहीं फंसना चाहिए था। इस जंग से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। वो रास्ता किसके लिए सूदमंद होगा ये देखना जरूरी है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।